21 जनवरी 2026। जगह है बेगूसराय, जेल का गेट। एक आदमी बाहर कदम रखता है, नाम बोएलाल पासवान। पूरे 2 साल 4 महीने और 19 दिन बाद। लेकिन उसके चेहरे पर वो आज़ादी वाली खुशी नहीं है। उससे ज़्यादा एक खालीपन है, एक सवाल, और सवाल शायद जेल की सलाखों से भी ज़्यादा डरावना है। अब मैं कहाँ जाऊं? और आज हमारी ये पूरी पड़ताल इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। हमारे पास बोएलाल पासवान के केस से जुड़े कुछ दस्तावेज और नोट्स हैं। और ये कहानी मतलब सिर्फ एक आदमी के जेल जाने और छूटने की नहीं है। ये कहानी हमारे सिस्टम की उन दरारों को दिखाती है जिनमें न जाने कितने ही लोग गुम हो जाते हैं। तो आज हम यही करने वाले हैं। इस केस की एक एक परत को खोलकर देखेंगे और ये समझेंगे कि जब किसी पर आरोप लगता है और उसका अपना परिवार ही उसे छोड़ देता है, तो न्याय का रास्ता कितना अकेला, कितना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से पकड़ते हैं। मामला शुरू होता है 2 मई 2023 की शाम से। वक्त था कोई 6:30 बजे का। धनेश्वर महतो और उसका भाई सुखराम महतो दोनों एक भोज से लौट रहे थे। बोएलाल पासवान। वहां कुछ कहासुनी हुई। सौरभ कुमार ने सुखराम से पूछा कि भाई, पंचायत में एक पुराना मामला था, उस पर समझौता क्यों नहीं करवाया। बात बढ़ी, गाली गलौज तक पहुंची और फिर आरोप के मुताबिक सौरभ ने सुखराम पर गोली चला दी। गोली चला दी? हाँ, गोली जो उसके पेट में जाकर लगी। इसके तुरंत बाद धनेश्वर महतो ने बीरपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई, केस नंबर 63/2023। और इस एफआईआर में बोएलाल पासवान का नाम भी था। और यहीं से मतलब बोएलाल की जिंदगी पूरी तरह पटरी से उतर जाती है। इसी एफआईआर के आधार पर उसे 2 सितंबर 2023 को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, एक दुखद मोड़ आता है। उसका परिवार, जिस परिवार के लिए कोई भी इंसान जीता है, वही परिवार उससे मुंह मोड़ लेता है। मतलब कोई भी नहीं आया? कोई नहीं, ना कोई मिलने आया, ना उसकी जमानत के लिए कोई वकील किया गया। उसे बस, क्या कहते हैं, सिस्टम के इस भूल भुलैया में अकेला छोड़ दिया गया। एक मिनट, यहीं पर मुझे एक बात समझनी है। परिवार का किसी आरोपी को इस तरह बिल्कुल ही छोड़ देना, क्या ये आम बात है? इसके पीछे सिर्फ नाराजगी होती है या कुछ और भी वजह होती है? ये बहुत ही अहम सवाल है। देखिए, ये सिर्फ नाराजगी नहीं होती। अक्सर इसके पीछे गहरे सामाजिक और आर्थिक कारण होते हैं। पहली बात तो है सामाजिक बदनामी का डर। खासकर छोटे शहरों और गांवों में परिवार पर एक ठप्पा लग जाता है, अपराधी का परिवार। लोग दूरी बना लेते होंगे। बिल्कुल। और दूसरी, शायद सबसे बड़ी वजह है आर्थिक बोझ। आप जानते हैं, भारत में कानूनी लड़ाई कितनी लंबी और खर्चीली हो सकती है। एक गरीब परिवार के लिए सालों तक वकील की फीस देना, कोर्ट के चक्कर काटना, ये सब उनकी कमर तोड़ देता है। तो कई बार परिवार ये मान लेता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, कि अब ये केस सालों चलेगा और कुछ होना नहीं है, तो वो उस व्यक्ति को उसके किस्मत पर छोड़ देते हैं। ये एक तरह का सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार है जो कानूनी सजा से पहले ही शुरू हो जाता है। मतलब बोएलाल के लिए तो सजा जेल जाने से बहुत पहले ही शुरू हो गई थी। तो ऐसे में जब बाहर से कोई मदद की उम्मीद ही ना हो, तो एक विचाराधीन कैदी, एक अंडर ट्रायल प्रिजनर, वो करता क्या है? क्या रास्ते बचते हैं उसके पास? ज्यादातर मामलों में सच कहूं तो कुछ नहीं। वो बस तारीखों के जाल में फंसकर रह जाता है। सुनवाई टलती रहती है, साल गुजरते जाते हैं और आपको पता है, कई बार तो लोग अपनी सजा से ज्यादा वक्त सिर्फ सुनवाई का इंतजार करते हुए जेल में काट देते हैं। हाँ, मैंने पढ़ा है कि भारतीय जेलों में 75% से ज्यादा कैदी विचाराधीन ही है। बिल्कुल, उनका जुर्म साबित नहीं हुआ है। बोएलाल की कहानी भी इसी अंधेरे में कहीं खो सकती थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और यहीं पर यह केस एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेता है। जब बोएलाल को यह समझ आ गया कि बाहर से कोई दरवाजा नहीं खुलने वाला, तो उसने सिस्टम के अंदर ही एक खिड़की खोजने की कोशिश की। उसने जेल के अंदर से जिला विधिक सेवा प्राधिकार यानी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी DLSA को एक चिट्ठी लिखी, मदद मांगी। और ये एक असाधारण कदम था। असाधारण क्यों? असाधारण इसलिए क्योंकि ज्यादातर कैदियों को अपने इस अधिकार के बारे में पता ही नहीं होता। हमारे संविधान का अनुच्छेद 99A साफ कहता है कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि कोई भी नागरिक गरीबी या किसी और मजबूरी की वजह से न्याय पाने से वंचित न रहे। अच्छा। इसी के तहत DLSA का गठन हुआ है, ताकि जिनके पास वकील करने के पैसे नहीं हैं, उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता मिल सके। बोएलाल का ये पत्र लिखना दरअसल अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करना था।
तो क्या उस चिट्ठी पर फौरन कोई एक्शन हुआ? मतलब ये सिस्टम काम कैसे करता है? क्या ये वाकई उतना ही असरदार है जितना कागजों पर लगता है? देखिए, सिस्टम की अपनी एक गति होती है। फौरन तो नहीं कहूंगी, लेकिन कार्रवाई हुई। प्राधिकार ने उसकी अर्जी को गंभीरता से लिया। इस मामले को प्रोसेस होने में थोड़ा वक्त लगा। करीब 1.5 साल बाद 3 अप्रैल 2025 को ये केस लीगल एड डिफेंस काउंसिल, जिसे LADC कहते हैं, उसकी डिप्टी चीफ अशोक कुमार झा को सौंपा गया। अच्छा, 1.5 साल बाद। हाँ, लेकिन यहाँ से बोयलाल की लड़ाई को एक पेशेवर दिशा मिली। अब वो अकेला नहीं था। उसके पास राज्य द्वारा नियुक्त एक वकील था, एक ऐसा वकील जो उसकी बेगुनाही के लिए लड़ सकता था। ठीक है, तो अब बोयलाल के पास एक वकील है, मामला अदालत में पहुंचता है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार की अदालत में सुनवाई शुरू होती है। अभियोजन पक्ष मतलब प्रोसिक्यूशन अपना केस रखता है और उनके पास 4 गवाह थे। एक तो केस की इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अंजलि कुमारी, 2 और गवाह अनिल महतो और सुरेश महतो, और चौथा और सबसे अहम गवाह खुद घायल सुखराम महतो। हाँ, कागज पर तो ये केस प्रोसिक्यूशन के लिए बहुत मजबूत दिख रहा होगा, है ना? बिल्कुल। पहली नजर में तो किसी को भी यही लगेगा कि जब घायल खुद गवाही दे रहा है कि हाँ ये लोग वहां मौजूद थे, तो केस में बहुत दम है। लेकिन यहीं पर हमें ये समझना होगा कि अदालत सिर्फ कहानियों पर नहीं चलती, वो सबूतों की एक मजबूत कड़ी पर चलती है। और अभियोजन पक्ष की यहीं पर सबसे बड़ी चूक हुई। उन्होंने गवाह तो पेश किए, लेकिन केस की बुनियाद ही कच्ची छोड़ दी। बुनियाद कच्ची छोड़ दी, इसका क्या मतलब? ऐसी कौन सी कड़ी थी जो गायब थी? 2 सबसे जरूरी कड़ियां। पहली, इस केस का सूचक, यानी वो व्यक्ति जिसने FIR दर्ज कराई थी, धनेश्वर महतो, वो खुद कभी गवाही देने अदालत आया ही नहीं। क्या? और दूसरी, जिस डॉक्टर ने घायल सुखराम महतो का इलाज किया था, उस डॉक्टर की गवाही भी नहीं कराई गई। 1 मिनट रुकिए, जिसने FIR लिखवाई वही गवाही देने नहीं आया? ये तो बहुत ही अजीब बात है। किसी भी केस की कहानी तो उसी से शुरू होती है ना? और डॉक्टर की गवाही क्यों इतनी जरूरी थी? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। देखिए, सूचक या इन्फॉर्मेंट वो इंसान होता है जो कानूनी प्रक्रिया को गति देता है। उसकी गवाही से ही FIR की सच्चाई अदालत में साबित होती है। अगर वही नहीं आया तो अभियोजन की पूरी कहानी की शुरुआत ही संदिग्ध हो जाती है। और डॉक्टर? अब आते हैं डॉक्टर की गवाही पर। कानून में एक चेन ऑफ एविडेंस होती है, सबूतों की कड़ी, उसे साबित करना होता है। गोली लगने के आरोप में डॉक्टर की गवाही वो पहली कड़ी है जो वैज्ञानिक रूप से ये साबित करती है कि एक चोट वाकई गोली से लगी है या किसी और चीज से। अच्छा। 2, चोट कितनी गंभीर थी, और 3, शरीर से मिली गोली और अपराध में इस्तेमाल हुए हथियार का मिलान हो सके। डॉक्टर की गवाही के बिना ये सब सिर्फ एक आरोप रह जाता है, एक साबित हुआ तथ्य नहीं। तो मतलब प्रोसिक्यूशन ये साबित ही नहीं कर पाया कि सुखराम को जो चोट लगी थी वो वाकई गोली की चोट थी, और जिस आदमी ने पूरी कहानी शुरू की वो अदालत में अपनी ही बात की पुष्टि करने के लिए मौजूद नहीं था। लेकिन बाकी गवाहों का क्या? घायल सुखराम और बाकी 2 लोगों ने तो गवाही दी होगी, उनकी बात का कोई वजन नहीं था? उनकी बात का वजन था, लेकिन वो काफी नहीं था। देखिए, आपराधिक मामलों में कानून का एक सिद्धांत है। क्या? कि आरोपी का दोष संदेह से परे, मतलब बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट साबित होना चाहिए। जब सूचक ही गायब हो और डॉक्टर की तरफ से कोई मेडिकल सबूत ना हो, तो एक उचित संदेह तो पैदा हो जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। बचाव पक्ष के वकील अशोक कुमार झा ने इन्हीं कमियों को अदालत के सामने रखा होगा। उन्होंने जिरहा में जरूर पूछा होगा कि अगर गोली लगी थी तो मेडिकल रिपोर्ट कहाँ है? डॉक्टर क्यों नहीं आया? FIR लिखवाने वाला क्यों मुकर गया? हो सकता है बाकी गवाहों के बयानों में भी कुछ विरोधाभास हो। जब केस की बुनियाद ही हिल जाए तो इमारत ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती। तो हुआ वही जो ऐसे हालात में होना था। अदालत तो सबूतों पर चलती है। जब अभियोजन पक्ष अपने ही केस को मजबूती से नहीं रख पाया तो अदालत के पास कोई और रास्ता बचा ही नहीं। बिल्कुल। अदालत ने यही पाया कि आरोपी के खिलाफ अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद नहीं है। सिर्फ किसी की मौजूदगी बता देना उसे दोषी साबित करने के लिए काफी नहीं है, खासकर जब मुख्य घटना यानी गोली चलना वही मेडिकली साबित ना हो पाए। और इसी साक्ष्य के अभाव में बोयलाल पासवान को बरी करने का आदेश दिया गया। और इस तरह 21 जनवरी 2026 को 2 साल से ज्यादा जेल में बिताने के बाद बोयलाल बाहर आ गया, एक ऐसी लड़ाई जीतकर जिसमें वो पूरी तरह अकेला था। और जीत भी उसे सिस्टम के अंदर से ही मिली, मदद से हासिल हुई। कहानियां खत्म हो सकती थी,
एक बेगुनाह बरी हुआ, न्याय की जीत हुई। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, उसकी रिहाई एक ज्यादा बड़ा सवाल खड़ा करती है। हाँ, और वो सवाल सिर्फ बोयलाल का नहीं है, वो हम सब का है। क्या न्याय का मतलब सिर्फ अदालत से बेगुनाही का एक सर्टिफिकेट मिलना है? उन खोए हुए सालों का क्या? बिल्कुल। उस परिवार का क्या जो बिखर गया? उस सामाजिक प्रतिष्ठान का क्या जो मिट्टी में मिल गई? जब बोयलाल जेल के गेट पे खड़ा होकर ये सोच रहा है कि मैं कहाँ जाऊं, तो ये हमारे सिस्टम की एक बहुत बड़ी नाकामी है। तो आप ये कह रही हैं कि हमारा सिस्टम सजा देने या बरी करने पर तो ध्यान देता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। काफी हद तक यही सच है। हम एक दंडात्मक न्याय प्रणाली, एक प्यूनिटिव जस्टिस सिस्टम पे चलते हैं, पुनर्स्थापनात्मक न्याय यानी रेस्टोरेटिव जस्टिस पर नहीं। सिस्टम ने बोयलाल को बरी तो कर दिया, लेकिन उसे समाज में वापस अपनी जगह बनाने में मदद करने के लिए कोई ढांचा नहीं है। उसने जो मानसिक प्रताड़ना झेली, जो आर्थिक नुकसान उठाया, उसकी भरपाई कौन करेगा? ये कहानी इस बात को रेखांकित करती है कि न्याय मिलने के बाद एक इंसान को जिस सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है, वो हमारे यहाँ लगभग गायब है। बोयलाल पासवान की कहानी तो एक अंजाम तक पहुंच गई, वो आज़ाद है। लेकिन यह हमें ये सोचने पे मजबूर कर जाती है कि ऐसे हजारों बोयलाल जो आज भी जेलों में बंद हैं, जिनका परिवार उन्हें छोड़ चुका है और जिन्हें शायद डीएलएसए जैसे अधिकारों के बारे में पता भी नहीं है, उनकी कहानियों का अंजाम क्या होगा? और जब वो कभी बेगुनाह साबित होकर बाहर आएंगे भी, तो क्या उनके लिए बाहर की दुनिया जेल से कम अजनबी और डरावनी होगी?